हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल टेक सॉल्यूशन। और इसके पहले हम लोगों ने सदिश और अदिश के बारे में बात किया हुआ है और साथ में ये भी देखा है कि किस तरह से सदिश और अदिश को आपस में हम लोग क्या करते हैं, उनको जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं या फिर जैसा भी उनके साथ किस तरह से हम ऑपरेट करते हैं। हाउ डू वी ऑपरेट, वी हैव लर्न इट इन द प्रीवियस लेक्चर्स। जो पहले के लेक्चर्स हैं इनमें हमने ये सब सीख लिया है कि किस तरह से सदिश या अदिश भौतिक राशियों के बीच में जोड़ योग या फिर घटाना होता है। अब हम लोग साथ में अब पढ़ने वाले हैं बल, यानी कि इस चैप्टर का जो सबसे कोर टॉपिक है बल। और बल ही है जिसका जो इस पूरे सृष्टि का कहीं ना कहीं दो ही चीज है, बल और ऊर्जा। तो जो बल है वो क्या चीज है? अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज फोर्स, आप इसको कैरेक्टराइज बहुत चीजों से कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि हम लोग बात करें बल की, तो बल क्या है? बल वह चीज जो किसी की स्थिति में परिवर्तन ला सकता है, ठीक है ना। यानी एक ऐसा एजेंट, एक ऐसा कारक जो किसी की स्थिति में परिवर्तन लेते आए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। अब ये बल क्या हो गया? अगर हम इसकी बात करेंगे कि बल का जो कारक होता है, बल कोई ना कोई किसी की स्थिति कारक होता है, क्या सिर्फ स्थिति बदलता है बल? तो यह भी सही नहीं है, क्योंकि स्थिति के साथ साथ उसकी गति में, उसकी गति की में भी बदलाव आता है। यानी कि गति कम भी कर सकता है, गति में अधिक भी हो सकता है, जिसको हम लोग त्वरण बोलते हैं, यानी एसिलेशन बोलते हैं। यानी इट कैन प्रोड्यूस एसिलेशन एज वेल एज इट कैन चेंज द पोजीशन, ठीक है ना। ये किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदल सकता है, उसमें एसिलेशन क्रिएट कर सकता है। साथ में आप इसको ये भी कह सकते हैं कि बल जो है ना, किसी की आकृति और आकार भी बदल जाता है, ठीक है ना, बदल देता है, सॉरी। तो जो बल होता है वो क्या करता है, किसी की आकृति या आकार में भी क्या कर सकता है, बदलाव ला सकता है, उसके शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे कि बल किस तरह से किसी की स्थिति बदलता है। स्थिति बदलने के साथ साथ वो किस तरह से त्वरण ला सकता है या किस तरह से कार्य करता है किसी प्रणाली पे, किसी सिस्टम पे, और कितने प्रकार के बल होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बोलेंगे बल क्या होता है, तो आपको पता है कि फोर्स इज अ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। ये बहुत आसान है, जिसको आपने बचपन से पढ़ा है। अ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। बल किसे कहते हैं? बल जो है एक पुश, पुश कहने का मतलब है धक्का देना या खींचना। धक्का देना या खींचना जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। अच्छा, बल को और भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी की स्थिति में बदलाव ला सकता है, उसकी गति में परिवर्तन ला सकता है, इसके साथ साथ उसके आकृति और आकार में भी बदलाव ला सकता है, ठीक है ना। तो क्या हो गया कि अगर हम लोग बात करेंगे पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, ये तो सही है। और दूसरा भी बोल सकते हैं फोर्स इज एजेंट, या फोर्स एक ऐसा चीज है जो किसी की स्थिति में बदलाव ला सकता है, एक ऐसा कारक, ठीक है ना, कारक जो किसी के स्थिति में क्या कर सकता है, उसकी गति में बदलाव ला सकता है, उसके शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे फोर्स कितने तरह के होते हैं। तो बल कितने तरह का होता है? दो तरह का। संपर्क बल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस हिंदी में क्या बोलते हैं? संपर्क बल, संपर्क बल। और दूसरा हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? असंपर्क बल, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असंपर्क बल, ठीक है। तो दो तरह के बल हो गए, एक हो गया संपर्क बल और एक क्या हो गया? असंपर्क बल। तो देखो, संपर्क बल किसे कहते हैं? जो संपर्क में आने के बाद कार्य करता है, यानी कि जो फोर्सेस कांटेक्ट में आते हैं। देखो, फोर्स लगाने के लिए हमेशा याद रखो, कभी ना कभी दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, एक जिसपे फोर्स लग रहा है और एक जो फोर्स लगा रहे हैं। मतलब ये कभी संभव नहीं है कि किसी खुद पे ही फोर्स लग रहा है और कोई लगाने वाला नहीं है, ऐसा कभी संभावना नहीं है। यानी कि ऐसी स्थिति कभी संभव नहीं है जिस स्थिति में किसी कोई एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा हो और लगाने वाला कोई ना हो, ठीक है ना। ये संभव नहीं है। इसका साफ मतलब है कि बल किसी ना किसी दो सिस्टम से ही, दो सिस्टम, ये जब बल आएगा तो इसका मतलब ये है कि वो किसी दो सिस्टम के बीच में ही ट्रांसफर हो रहा है, एक पे लग रहा है और दूसरा उसको लगा रहा है, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये है कि अब ये कैसे लगा रहा है? अगर संपर्क में आने के बाद वो बल लग रहा है तो उस तरह के बल को हम लोग क्या बोलेंगे? संपर्क बल। जनरली आप फ्रिक्शनल फोर्स को ही देख लीजिए। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? यानी कि घर्षण बल जो है वो तब तक कार्य नहीं करता जब तक दो सतह आपस में संपर्क ना करें, या फिर अगर आपको किसी को पुश या पुल करना हुआ,
आप अगर पुश और पुल करेंगे तो इसमें आप क्या करेंगे, उसको आपको संपर्क में आना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप ऐसे ही नहीं टेलीपोर्टेशन कर सकते, टेलीकाइनेसिस कर सकते हैं। ठीक है ना, कहने का सेंस मेरा ये है कि आप कभी भी ऐसा बैठे बैठे तो कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपको संपर्क करना ही पड़ेगा, किसी भी वस्तु को आपको धक्का देना है, आपको खींचना है, तो आपको अपने हाथ को उस वस्तु से संपर्क करना ही पड़ेगा। तो यानी एक ऐसा फोर्स विच एक्सर्ट ऑन आफ्टर बीइंग इन कॉन्टैक्ट, वो बल जो संपर्क में आने के बाद कार्य करता है, उसको हम लोग संपर्क बल कहते हैं। इसका एग्जांपल सिंपल मैकेनिकल फोर्सेस हैं जो हम लोग जनरली इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी फोर्सेस हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस यानी संपर्क बल। यानी हम लोग को जो मतलब है वो संपर्क बल से ही मतलब है। असंपर्क बल वो बल है जो संपर्क में आए बिना ही कार्य करते हैं। जैसे क्या कि अगर इसको हम ऐसे छोड़ेंगे तो ये तुरंत जमीन की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जमीन यानी कि धरती और इसके बीच में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो क्या है, संपर्क है, असंपर्क है, यानी ये संपर्क में थोड़े आ रहा है, ये तो बिना संपर्क के भी इनके बीच में बल लग रहा है। अगर मून और अर्थ की बात करें तो क्या ये दोनों संपर्क में है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, किसी चीज से जुड़े हैं? बिल्कुल नहीं जुड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तो क्यों आकर्षित कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या है, एक असंपर्क बल है। इसके साथ साथ गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात करें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की बात करें तो वहां पे भी हम लोग को क्या मिलेगा कि वो सब भी एक असंपर्क बल है। यानी दो मैग्नेट के बीच में लगने वाले बल के अगर बल लग रहा है तो उनके बीच में कोई संपर्क के बिना भी वो बल लगेगा, वो बल कार्य करेगा। उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहने का सेंस है कि यदि दो आवेश के बीच में बल कार्य कर रहा है तो वो दोनों आवेश को भी संपर्क करने के बाद नहीं हो, संपर्क के बिना भी उनके बीच में बल लगता है। ठीक है ना, तो क्या हो गए, कुछ असंपर्क बल हो गए और कुछ क्या हो गए, संपर्क बल हो गए। मैंने आपको बताया घर्षण बल या फिर जितने भी मैकेनिकल फोर्सेस है, घर्षण बल इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, आपका धक्का यानी पुश, धक्का देना या खींचना, ये क्या हो गया, ये सारे के सारे क्या है, संपर्क बल है। अगर हम बात करेंगे असंपर्क बल की तो इसमें क्या क्या आता है, फर्स्ट आपको हमने बताया गुरुत्वाकर्षण बल जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा क्या हो गया, वैद्युत स्थैतिज बल, वैद्युत चुंबकीय बल, वैद्युत स्थैतिज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वैद्युत चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। ठीक है ना, वैद्युत चुंबकीय बल। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग बात करेंगे कि इस तरह से आपको मैंने बताया कि कांटेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, वो फोर्सेस जो कांटेक्ट में आने के बाद कार्य करते हैं उनको कांटेक्ट फोर्सेस बोलते हैं। और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस आर फोर्सेस व्हिच कम्स इन एक्शन आफ्टर विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट, यानी बिना कांटेक्ट में आए जो कार्य करते हैं उनको क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस बोलते हैं। फोर्सेस की यूनिट क्या होती है, अगर हम लोग बात करेंगे फोर्स की यूनिट की तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ फोर्सेस यानी कि मात्रक क्या होता है, यूनिट ऑफ फोर्सेस, यूनिट ऑफ फोर्सेस वो क्या क्या हो गया आपका। अगर हम लोग सीजीएस में देखेंगे, सीजीएस में देखेंगे तो वो होता है डाइन, ये याद कर लीजिए क्योंकि अक्सर सीजीएस वाला यूज कर लेता है। और अगर आप एमकेएस या एसआई सिस्टम में देखेंगे या एसआई सिस्टम में देखेंगे, एमकेएस या एसआई सिस्टम में देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, न्यूटन। ये आप सबको पता है और इसके साथ साथ ये भी रिलेशन भी पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। ठीक है ना, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। तो ये क्या हो गया आपका, सीजीएस में किसका क्या यूनिट होता है और एमकेएस या एसआई सिस्टम में क्या होता है। एक आपने कभी फोर्स के बारे में केजीएफ करके सुना होगा, वो केजीएफ नहीं, वो जो आप लोग मूवी देख रहे हैं, केजीएफ वर्ड भी आपने कई बार देखा होगा। केजीएफ मतलब होता है बेसिकली, या जीएफ या केजीएफ जो है वो क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि पर केजी, मान लो कोई इंसान है जो 60 केजी का है, उस पे जो अर्थ फोर्स लगा रही है, द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन दिस मैन हु इज ऑफ 60 केजी, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसका मास क्या है, जिसका द्रव्यमान अगर 60 किलो है, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल उस पर लग रहा है वो कितना लग रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं 60 kg
एफ, यानी आपसे पूछेगा द्रव्यमान कितना है, तो 60 kg। द्रव्यमान कितना है 60 kg, याद रख लीजिए इस चीज को, द्रव्यमान कितना है 60 kg। और अगर आपसे पूछता है द्रव्यमान के साथ, अगर अगेंस्ट में आपसे पूछता है कि ये बताइए कि उस पे कितना धरती बल लगा रही है या फिर पृथ्वी उसको कितने बल से खींच रही है, तो आप बोल सकते हैं 60 kgf। यानी कि अगर आपसे बल पूछता है कितना बल से, कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो 60 kgf लग रहा है। तो ये भी वर्ड यूज करते हैं कई बार, kgf वर्ड भी यूज करते हैं, तो इस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 60 kg जो है वो 60 kgf बल यूज करता है। इसमें आप 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो न्यूटन में आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये तीन अक्सर इस्तेमाल करते हैं, और भी होते हैं पर इनकी आपको जरूरत नहीं है, आपको इन्हीं तीन की जरूरत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आगे कि बल का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आपको पता है MLT-2, सबसे पहले हम लोगों ने डायमेंशनल फॉर्मूला बल का ही निकाला था, तो बल का डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपको पता है। अब हम लोग एक सबसे इंपॉर्टेंट ये कि बल की क्या क्या, जैसे देखिए बल के क्या क्या प्रणालियां होती हैं। ठीक है, सिस्टम क्या क्या होते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्सेस, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, बहुत सारे बल अगर किसी भी वस्तु पर कार्य कर रहे हैं तो प्रणालियां कौन कौन सी होती हैं, देखो तीन बातें हैं। एक हो गया कोप्लेनर, कॉनकरेंट, ठीक है, और कोलीनियर, ठीक है ना। इसको अगर हिंदी में बोलेंगे कोप्लेनर को क्या बोलेंगे, समतलीय, संगामी और समरेखीय। ये तीन प्रणालियां हैं। देखो समतली का मतलब हो गया वो बल, वो फोर्सेस जो सारे के सारे एक ही तल पर स्थित हैं। ठीक है ना, तो देखो एक ही तल पे है, यानी कि क्या है, कोई बल है तो इधर से कार्य कर रहा है, ये इस पे कार्य कर रहा है, ये इधर से कहीं कोई बल कार्य कर रहा है, कोई ऐसे बल कार्य कर रहा है। तो ये सारे के बल सारे के सारे बल क्या है, समतली हैं, यानी कि एक ही तल पर स्थित है। यानी समतली मतलब क्या, कि जो कई सारे फोर्सेस अगर एक ही तल पर स्थित हैं तो उन सारे फोर्सेस की फैमिली को हम लोग क्या बोल सकते हैं, समतलीय। क्या बोल सकते हैं, समतलीय सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ठीक है ना। अच्छा, संगामी का मतलब हो गया, देखो कॉनकरेंट का मतलब हो गया कि एक ही बिंदु से अगर उनकी धाराएं निकल रही हैं। इट सीम्स लाइक, जैसे आपने कभी देखा गंगोत्री या फिर कोई भी ऐसा पॉइंट जहां से बहुत सारे एक ही पॉइंट से यदि हर दिशा में नदियां बह रही हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि वो सारी की सारी नदियां जो है ना वो संगामी यानी सम कॉनकरेंट है। ठीक है ना, इनकी जो धाराएं निकल रही हैं वो एक ही बिंदु से क्या कर रही हैं, निकल रही हैं। तो अगर एक ही बिंदु से अगर बहुत सारी धाराएं निकलती हैं तो उनको कौन करंट, करंट का मतलब ही होता है धारा, यानी कौन करंट का मतलब हो गया कि एक ही बिंदु से निकलने वाली बहुत सारी धाराओं को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन करंट बोलते हैं। संगामी का भी मतलब हो गया जो एक ही जगह से आ रही है। संगामी मतलब क्या हो गया, जिनकी जो एक ही जगह से आ रही हैं, तो जो बल एक ही जगह से निकलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, संगामी या कॉनकरेंट। ठीक है ना। समरेखी की हम लोग बात करेंगे तो ये भी आपके लिए शब्द बहुत आसान है कि यानी एक ही रेखा पर कार्य करने वाली बलों को हम क्या बोलेंगे, यानी एक कोई रेखा, इस पे ये बल कार्य कर रही है, ये बल कार्य कर रही है, ऐसा बल, तीन बल है, ये तीनों बल एक ही रेखा पर कार्य कर रही है। तो इस स्थिति में ए बी सी तीनों की तीनों क्या हो गई, समरेखीय बल हो गए, समरेखीय बल प्रणाली। यानी कि एक ऐसा सिस्टम हो गया जिसमें सारे के सारे फोर्सेस जो हैं वो क्या हो रही हैं, एक ही लाइन पर क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, मतलब ऑल आर एक्टिंग ऑन द सेम लाइन। तो अब देखो सिस्टम कौन कौन सा हो सकता है, बड़ा आसान हो गया। सिस्टम बहुत तरह के हो सकते हैं जिसमें आपको बस नॉन और, देखिए मैं आपको बताता हूं, देखो सिस्टम ऑफ फोर्सेस, सिस्टम ऑफ फोर्सेस यानी कि बलों की जितनी प्रणालियां हैं, एक प्रणाली क्या हो गई, समतलीय। इसको इंग्लिश में लिखते हैं, कोई जरूरत नहीं है। अब देखो मैं लिखता हूं प्लेन, भैया प्लेन मतलब तल ही होता है, तो कोप्लेनर, कोप्लेनर, कॉनकरेंट, कोलीनियर फोर्सेस, कोलीनियर
फोर्सेस, ठीक है ना। एक फोर्स सिस्टम ये हो गया, या फिर क्या हो सकता है, कोप्लेनर कॉनकरेंट। अब ये कोलिनियर यानी एक ही लाइन पे थी, अब क्या है, ये अलग अलग लाइन पे है, तो नॉन कोलिनियर फोर्सेस, ठीक है, या सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या हो गया, अगर हम बोल सकते हैं कि ये एक हो गया कोलिनियर फोर्सेस और एक हो गया नॉन कोलिनियर फोर्सेस। अब अगर हम ये भी बोल सकते हैं ना कि कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट नॉन कोलिनियर फोर्सेस, नॉन कोलिनियर फोर्सेस, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हो गया, कोप्लेनर हो गया, एक ही प्लेन पर है, नॉन कॉनकरेंट यानी कि सारी की सारी संगामी नहीं है, एक ही बिंदु से निकल नहीं रही है। इसका मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे पहले वाले का एग्जांपल देखिए, अगर हम लोग पहले वाले की बात करेंगे तो एक ही प्लेन पर और एक ही लाइन पर है, तो ये देखो, ये जो बल है एक ही लाइन पर है, कोलिनियर, देखो एक ही लाइन पर है कि नहीं है, ये क्या है, ये एक ही लाइन है ना, इसी लाइन पर तो लाइज कर रही है, इसी लाइन पर तो लाइज कर रही है। तो इस तरह से क्या हो गया, ये अगर कोई ऐसा फोर्स टू फोर्स सिस्टम है जो इस तरह से अपोजिट में कार्य कर रहा है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक हो गया, एक सेकेंड, ये मान लीजिए आपका ये एक हो गया और इधर से एक हो गया, मान लीजिए एकदम स्ट्रेट लाइन है, तो ए और बी क्या है, ए और बी एक ही प्लेन पर स्थित है, तभी तो आप उसको इस बोर्ड पर ड्राइव कर ले रहे हैं। अगर इस बोर्ड को ड्रॉ कर ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो एक ही प्लेन पर है। और दूसरी बात अगर हम करें कॉनकरेंट, तो बिंदु एक ही है, जिस बिंदु से वो क्या कर रही हैं, निकलती हुई प्रतीत हो रही है, निकल रही है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, कॉनकरेंट फोर्स हो गया, कोलिनियर यानी एक ही लाइन पर भी ये क्या कर रही हैं, कार्य कर रही हैं। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, कोप्लेनर कॉनकरेंट कोलिनियर फोर्सेस ऑफ या सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या हो गया, मैं बोल रहा हूं कोप्लेनर कॉनकरेंट लेकिन नॉन कोलिनियर फोर्सेस। अब देखिए, यदि बल इस तरह से लग रहे हो, ऐसा एक ही कई दिशा में इस तरह से बल लग रहे हैं, तो अब देखिए ये एक ही प्लेन पर है, इसलिए इसको कोप्लेनर समतली बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। समतली मतलब क्या, जो एक ही तल पर स्थित हो, और अगर एक ही तल पर स्थित है तभी तो हम इसको ड्रॉ कर पा रहे हैं, इसको बना पा रहे हैं इस बोर्ड पे, क्योंकि ये क्या है, एक ही तल में स्थित है। दूसरी बात क्या है, कॉनकरेंट मतलब क्या, संगामी का मतलब क्या हो गया कि एक ही बिंदु से क्या हो रही है, एक ही बिंदु से यहां पर निकलती हुई प्रतीत हो रही है, निकल रही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकरेंट फोर्सेस बोलेंगे। इसके सिवा अगर आपसे बोलता है नॉन कोलिनियर फोर्सेस, यानी कि सारे के सारे फोर्सेस एक ही लाइन पर लाइज नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन कोलिनियर फोर्सेस। तो इस तरह के सिस्टम ऑफ फोर्सेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन कोलिनियर फोर्सेस, बट दे आर कोप्लेनर एंड कॉनकरेंट, यानी कि समतली और संगामी दोनों हैं, लेकिन समरेखीय नहीं है, एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। अगर तीसरी बात करें, कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट नॉन कोलिनियर फोर्सेस मतलब क्या, कि एक ही तल पर स्थित है, एक ही तल पर स्थित है, लेकिन अच्छा, एक ही तल पर स्थित है, ना तो संगामी है, एक ही बिंदु से ना तो निकल रही है, ना एक ही रेखा पर कार्य कर रही है। अब इसका एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूं कि देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये बीम है, ठीक है ना। अब इस पे बहुत सारे अगर बल कार्य कर रहे हैं, ये सारे के सारे बल क्या हैं, एक ही तल पर है कि नहीं है। अगर एक ही तल पर नहीं होते तो मैं इसे ड्रॉ नहीं कर पाता। बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं कि अगर एक ही तल पर नहीं होते तो मैं इसको ड्रॉ नहीं कर पाता। यानी कि ये सारे के सारे क्या है, ABCD चारों के चारों समतलीय बल हैं, लेकिन संगामी नहीं है। संगामी मतलब क्या, कि एक ही बिंदु से निकल नहीं रहे हैं। और तीसरी बात अगर मैं बोलूं कि समरेखी नहीं है। समरेखी क्यों नहीं है, क्योंकि एक ही रेखा पर अंकित नहीं किए जा सकते, एक ही रेखा पर कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ये बात समझ में आ गया। अगर मैं यहां पे बोल दूं कि देखो नॉन कोप्लेनर, ठीक है, कॉनकरेंट और नॉन कोलिनियर, ठीक है ना। देखो एक बात बता दे, नॉन कोप्लेनर अगर हो गया तो ये तो बहुत मतलब कोई संभावना नहीं है कि वो लीनियर भी हो जाए, ठीक है ना। लीनियर है, अगर लीनियर है तो भाई अगर प्लेनर है तो नॉन कोलिनियर और कोलिनियर दोनों हो सकता है। लेकिन अगर नॉन कोप्लेनर है यानी समतलीय नहीं है,
तो समरेखी नहीं होगा, यह निश्चित है। समतली नहीं है तो समरेखी नहीं होगा, लेकिन कॉनकरेंट तो हो सकता है ना, यानी एक ही बिंदु से निकलती प्रतीत हो सकती है। तो मान लीजिए एक्स वाई जेड एक्सिस है, एक ही बिंदु से अगर ये निकल रही है, जैसे मान लीजिए क्या है ये, देखिए ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और इसमें अलग अलग क्या हो रहा है, तीनों ही एक्सिस पर क्या हो रहा है, ये निकल रही है। तो सारे के सारे एक ही बिंदु से निकल रही है। यहाँ देखिए मैं बिंदु थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसको आप माइंड मत करिएगा, लेकिन ये समझिए कि सारे के सारे अगर एक ही बिंदु से निकल रहे हैं तो है तो सारे के सारे क्या, कॉनकरेंट। सारे के सारे क्या है, कॉनकरेंट है, लेकिन नॉन कोप्लेनर है, यानी एक ही प्लेन पर स्थित नहीं है, ये सारे प्लेन पर स्थित हैं, और नॉन कोलिनियर है, यानी कि किसी एक रेखा पर नहीं है, बहुत सारे रेखा पर हैं। आप कहेंगे सर मैं फिर से एक बात बोल दूं कि अगर नॉन कोप्लेनर है तो नॉन लीनियर होना तय है, वो लीनियर नहीं हो सकता है। नॉन कोप्लेनर है अगर तो वो कॉनकरेंट और नॉन कॉनकरेंट हो सकता है कि कॉनकरेंट हो, और ये भी संभव है कि नॉन कॉनकरेंट हो, लेकिन नॉन कोप्लेनर वो क्या बोलते हैं, कोप्लेनर नहीं हो सकते। चलिए ठीक है, ये तो बात हो गई क्या, सिस्टम ऑफ फोर्सेस की। दीज आर द टॉक ओवर द सिस्टम ऑफ फोर्सेस, यानी कि जो बलों की प्रणालियां होती हैं वो क्या होती हैं, बलों की प्रकृति क्या होती है। तो आपने अब तक देखा कि बल जो है वो स्थिति या गति में बदलाव ला सकता है, उसके साथ साथ वो आकृति और आकार में भी बदलाव ला सकता है। तो इसका मतलब हमको बल क्या कर सकता है ये पता चल गया। बल किसी की गति की दिशा भी बदल सकता है। जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, जब आप बैट से किक बॉल को डायरेक्शन ही तो देते हैं, ठीक है ना। तो जब वहां पे क्या होता है, गति का दिशा भी बदल सकता है, वो गति का त्वरण भी कर सकता है। यानी अगर हम बोल रहे हैं एक तरह से कि वो वेग में परिवर्तन करता है, तो वेग में क्या है ना, वेग मतलब क्या हो गया कि वो दिशा और परिमाण दोनों बदलने की क्षमता रखता है। तो वो वेग में परिवर्तन कर सकता है, वो स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, वो उसके आकृति और आकार में परिवर्तन कर सकता है। भैया बस इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता है। बल इससे ज्यादा करके क्या ही करेगा, ठीक है, सब तो कर दिया आपका। भाई कोई भी फिजिकल इवेंट में दो ही चीजें बात पॉसिबल है कि या तो वहां पे उसकी स्थिति में बदलाव आ रहा हो, ठीक है, या उसकी आकृति आकार में बदलाव आ रहा है, या उसके संपूर्ण विभाग में क्या हो रहा है, बदलाव आ जा रहा है। तो ठीक है, ये हो गया आपका सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अब हम लोग बात करेंगे कुछ लॉ की, कुछ सिंपल लॉज जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। एक वर्ड यूज करते हैं, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। आसान है सुपरपोजिशन, ऐसा डिफिकल्ट मत समझिए, बहुत आसान वर्ड है। बस आपको लग रहा है कि लॉ ऑफ सुपरपोजिशन कुछ बहुत डिफिकल्ट चीजें होंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सुपरपोजिशन मतलब क्या हो गया ना कि बहुत सारे अगर बल एक दूसरे पे कार्य कर रहे हैं। याद होगा हमने कुछ समय पहले अभी रिजोल्यूशन पढ़ा। रिजोल्यूशन मतलब वियोजन। जब बलों का वियोजन हम लोग वियोजन करेंगे तो क्या हम लोग पाएंगे कि इन सारे बलों का एक ही परिमाण मिलता है, तो एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे, इंपोज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उनका क्या मिल जाएगा, एक सुपरपोजिशन मिल जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि यदि किसी बिंदु पर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं, यदि किसी बिंदु पर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं, तो उन सारे बलों के जो कार्य कर रहे हैं उनके वेक्टर योग यानी सदिश योग का, ठीक है, सदिश योग जो होगा वही उनका क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो ये बहुत सिंपल सी बात बोल रहा है कि उनका सदिश, या बस इतना बता रहा है कि सारे बलों का अगर आपको रिजल्टेंट चाहिए, परिणाम चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सदिश योग करना पड़ेगा। आप सारे बलों को अगर सदिश योग से जोड़ देते हैं तो उनका जो जो भी उसका परिणाम होगा वही क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स के, यानी कि वही क्या करेगा, इफेक्ट लाएगा, उसके सिवा कोई और इफेक्ट नहीं लाएगा, ठीक है ना। एक लॉ ऑफ ट्रांसमिबिलिटी होती है, लॉ ऑफ ट्रांसमिबिलिटी। अब इसका मतलब क्या हो गया, लॉ ऑफ ट्रांसमिबिलिटी का मतलब क्या हो गया, देखिए लॉ ऑफ ट्रांसमिबिलिटी मतलब हो गया, ठीक है, लॉ ऑफ ट्रांसमिबिलिटी का मतलब हो गया कि मान लो अगर कोई ऐसा है कोई वस्तु है जिस वस्तु पर क्या लग रहा है, ये बल लग रहा है। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम लोग बहुत ज्यादा समय देकर के बर्बाद नहीं कर सकते हैं। हाँ, बल कितने तरह के होते हैं ये आप समझ चुके हैं, बल जो है वो कितनी प्रणालियां होती हैं इसको आप समझ चुके हैं। मैं एक ही बात कहता हूं, यदि आपको इन सब के बारे में थोड़ा भी पता है ना, जैसे आप ये लेक्चर अगर अटेंड कर रहे हैं तो आप इतना समझ लीजिए कि आपको बहुत कुछ आप अपने मन से लिख के बना सकते हैं। हर बात लिखाई जाए,
यह जरूरी नहीं है। अगर आप किसी बात को समझ गए हैं तो उसके बारे में आप खुद ब खुद अपने दिमाग से ही, अपने सेंस से ही बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो पता है, आप एग्जाम में कभी याद रखिएगा, आपने एग्जाम कई बार दे करके आया होगा, अब तक आपने कई बार एग्जाम दे चुका है, मुझे इतना तो पता है क्योंकि आप डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आप सिंपल सी बात है, आपने हाई स्कूल, इंटर और डिप्लोमा के हो सकता है कि कोई एग्जाम दिए हो या अब तो देने वाले ही हैं, तो आपने कुछ तो एग्जाम दिए ही हैं। तो आपको ये याद होगा कि किसी भी एग्जाम में आप ज्यादातर वो बातें लिखते हैं जो आप अपने मन से लिख पाते हैं। आप उससे 2 घंटा पहले क्या पढ़े थे, आप उससे 4 घंटा पहले क्या पढ़े थे, आप इवन पूरे साल भर क्या पढ़े थे, इससे आपको कोई मतलब नहीं होता है। आप उस दिन अपने दिमाग का ही इस्तेमाल करते हैं, आपको जो समझ में आता है। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओगे तो तुम खुद ब खुद बहुत कुछ लिख के चले आओगे। अब मैंने बता दिया कि संगामी मतलब क्या, एक ही जगह बिंदु से निकलने वाली सारे बल अगर एक साथ मिल रहे हैं तो उनको संगामी बोलेंगे। अब कितने तरह के हो सकते हैं ये तुम खुद भी खुद देख सकते हो, ठीक है ना, क्या क्या हो सकते हैं, समतली, संगामी और समरेखी। अब क्या है कि समरेखी कब होगा और समरेखी कब नहीं होगा, इन सब चीजों को हम लोग देख चुके हैं। तो कहने का सेंस ये है कि अब आपको उसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, बैठ करके रटना नहीं है, आपने बस देख लिया, समझ लिया, तो मैं निश्चित हूं कि आप उसके बारे में बहुत कुछ बता लेंगे। तो एग्जैक्टली इसी तरह से लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है कि जो सारा बल, कई सारे बल अगर किसी वस्तु पर कार्य कर रहे हैं या किसी बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, तो उन सारे बलों का जो सदिश योग होगा वही क्या करेगा, उसमें वो लगेगा, वही उसका परिणाम होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि वो क्या होगा, वेक्टर, भाई वेक्टर है, वेक्टर का ये वेक्टर यानी सदिश ही योग तो होगा ना। लॉ ऑफ ट्रांसबिलिटी क्या कहता है कि यदि बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है तो उसके लाइन ऑफ एक्शन के किसी भी बिंदु पर हम उस बल को क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। यानी कि अगर हम कोई वस्तु, ये ए है, इस वस्तु पे चाहे आप यहां फोर्स लगाता हुआ दिखाइए, चाहे आप ऐसे फोर्स लगाता हुआ दिखाइए, दोनों का ही मतलब बराबर है, सेम है, ठीक है ना। यानी आप ये भी दिखा सकते हैं और ये भी दिखा सकते हैं, और ये दिखा रहे तो भी वही मतलब है और ये दिखा रहे तो भी वही मतलब है। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रांसबिलिटी, मतलब कि आप उसको आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। आप ये कह सकते हैं कि उसके लाइन ऑफ एक्शन पे किसी भी बिंदु पर हम किसी उस बल को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं और समझ सकते हैं कि उस पर क्या परिवर्तन आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, लॉ ऑफ ट्रांसबिलिटी, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। और आप वियोजन तो जानते ही हैं कि इनको ट्रायंगुलर फॉर्म से कैसे जोड़ा जा सकता है या फिर इनका रिजोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको पढ़ाया है ना। इसके पहले वेक्टर वाले चैप्टर में मैंने आपको यही सब बताया था। बल है क्या, बल एक क्या है, सदिश राशि है ना। बल क्या है, एक सदिश भौतिक राशि। तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा पुरानी ही बातों को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझिए कि उनको ऑपरेट कैसे करेंगे। तो जैसा आप लोगों को पढ़ाया गया है कि सदिश भौतिक राशियों को जिस तरह ऑपरेट करते हैं, सदिश भौतिक राशियों को, सदिश भौतिक राशियों को जिस तरह से जोड़ते हैं वैसे इनको भी जोड़ेंगे, जिस तरह उसको घटाते हैं वैसे उसको भी घटाएंगे, ठीक है ना। और इसके साथ साथ 2 लॉ आपने और समझा, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन मतलब कि वो तो समझ एक ही तरह की बात हो गई। लॉ ऑफ ट्रांसबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉ ऑफ ट्रांसबिलिटी मतलब क्या हो गया कि उसके लाइन ऑफ एक्शन पर किसी भी बिंदु पर आप उस फोर्स को क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। आप इस तरह से बल को दिखाएंगे, जो इधर से लग रहा है वो भी उसका मतलब वही होता है, जो इस तरफ से लग रहा है उसका मतलब भी वही होता है। फिजिक्स में इन दोनों को आप नोट कर सकते हैं, दोनों इफेक्ट सेम देंगे, बोथ विल गिव अ सेम इफेक्ट। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। बल को हम लोग समझने की कोशिश किए हैं और भी इसके बारे में कल हम लोग बात करेंगे। हैव अ नाइस डे एवरीवन, और आई होप कि आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मुझे 1-2 दिन का समय लगा, थोड़ा सा कुछ घर के फंक्शंस की वजह से। तो चलिए ठीक है, अब ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। लगातार क्लासेस चल रहे थे और लगातार क्लासेस चलते रहेंगे। और हिंदी इंग्लिश की जो बात थी, मैं बार बार आपसे कहता रहता हूं कि मैं कोशिश ही करता रहता हूं कि आपको मैक्सिमम बातों को हिंदी में ही बताऊं, ठीक है ना। जहां कुछ हद तक संभव नहीं है वहां नहीं बताया जाता है। चलिए, हैव अ नाइस डे एवरीवन, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।